give. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this, or how about this? Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, Grammarly can remind you. चलिए, आपका टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है फिजिक्स में। कहा जाता है कि बोर्ड में अच्छा न्यूमेरिक नंबर भी आता है, थ्योरी भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना होता है। आपको प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट इसको बोलते हैं। और दिस इज ये आपके बोर्ड में 5 से 6 नंबर का आने की चांसेस रहता है। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों होता है इसमें। तो इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट है क्या, प्रत्यावर्ती धारा है क्या। धारा अब जानते हैं नॉर्मली धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं कि धारा है, धारा को डिनोट करते हैं हम लोग आई से दिखाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि प्रत्यावर्ती धारा हमें समझना पड़ेगा। पहले प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, प्रश्न पहला प्रश्न बनता है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कोई एक बिंदु लेते हैं या कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ से आप धारा बहवाते हैं। तो आप इसको जैसे भाषण कैसे लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो एक अपने निश्चित दिशा पर अपना डायरेक्शन दिशाएं बदलती रहती हैं, यानी लगातार बदलती रहती हैं। और जो बदलती हैं, जब बदलने की वजह से जो उसमें धारा उत्पन्न होता है उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, मान लीजिए ये एक चीज है, हमने एक लाइन खींचा, एक निश्चित दूरी समय के साथ यहाँ पर परिवर्तन होता है। ऐसे यहाँ तक हुआ अल्टरनेटिव करंट, यहाँ से चेंज हो गया, फिर यहाँ से चेंज अल्टरनेटिव करंट, फिर यहाँ तक गया, फिर अल्टरनेटिव करंट। यानी लगातार अपने दिशा में परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद जो होता रहा, यानी लगातार चेंजिंग ऑफ दैट डायरेक्शन एंड वेयर द गिव द रिजल्टेंस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, यानी आप यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक निश्चित समय के दर पर दिशाएं लगातार परिवर्तन होती हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। Those type of the current which is the rate of the direction with the continue changing is called alternative current। कि एक निश्चित समय के दर पर दिशाएं लगातार परिवर्तन होती रहती हैं तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब इसमें जब धारा को चेंज हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि धारा चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ इसके घटक भी होंगे, घटक जिसका नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसका 2 घटक होंगे। कौन कौन से 2 घटक होंगे, एक बी कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है। बी कॉस थीटा एंड साइन थीटा में आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर है, ये सोचिए कि यह हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। तो चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में इसका एक एरिया भी तो चल रहा है ना, एरिया मतलब यहाँ पर इसका दूरी इतना रहा, फिर इसका दूरी यहाँ पर इतना रहा, फिर ऐसे तरह, तो कुछ उसका एरिया हो रहा है, चाहे लंबाई में चाहे चौड़ाई में कुछ हो रहा, एरिया हो रहा है। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो यहाँ पर
से लगाए यहाँ पे पाई इज द 2 पाई, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित फेज यानी कला जो है, यहाँ का फेज जो कला है, यहाँ पे जो परिवर्तन होता है तो एरिया और बी cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। फिर से, किसी कला के बिंदु से, कला मतलब कि ये कला नहीं जो बनाते नहीं, यहाँ पे ये जो फेज वाली बातें की जा रही हैं कि उसके किसी कला बिंदु से यदि उसके घटक b cos थीटा और एरिया के गुणनफल के बराबर होते हैं, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, माना कि चुंबकीय फ्लक्स इज फाई ई, माना कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज द फाई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसके घटक, ये दो जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं इसके, वो घटक क्या हैं, एक cos थीटा sin थीटा है। तो यहाँ पे इसके क्षेत्रफल के गुणनफल के अनुपात बराबर होते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा घटक क्या है, यानी कंपोनेंट विथ एरिया का प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग का डिस्कस होता है कि सपोज कीजिए आपने प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिव करंट में ये स्टडी किया, यदि ऐसा कोई कॉइल है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके चलता है बट अपने डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करता, उसी में डायरेक्शन मतलब लगातार काउंटिंग चलता आ रहा है, तो उसको जो वहाँ पे हमारा करंट होता है उसको हम AC करंट बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक आप ये लगाइए, क्रॉस क्वेश्चन आपको माइंड होना चाहिए कि सर ने बताया यदि कोई ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना अपना डायरेक्शन चेंज हुए चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सर क्या जो AC वोल्टेज होंगे वो AC वोल्टेज से यदि हम अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस पे, तो वहाँ पर उसकी करंट आब्लिक वोल्टेज कितना होगा। यदि करंट और वोल्टेज यदि इसका कुछ रिलेशन आता है तो सर फिर दिमाग आना चाहिए कि जब करंट और वोल्ट हमारा आ जा रहा है तो इसका मतलब पावर भी समथिंग होना चाहिए, और जब पावर होना चाहिए तो उससे पहले जो आपका कुछ और भी यानी कुछ एनर्जी होना चाहिए, जिसका एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है आपका सीधा चला जाएगा, यानी जूल से हीट के रूल पर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका देखिए कई क्वेश्चन हो गया ना, तो आप दिमाग जब लगाओगे उससे रिलेटेड आप जब स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझते आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो AC वोल्टेज है इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं टू रेजिस्टेंस, यानी आपको प्रत्यावर्ती धारा को अप्लाई कर देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध पर निर्धारण, ये कितना होगा। तो जैसे हमने ये देखा कि भाई चलो AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टेंस को यदि हम लोग जनरली समझने का प्रयास नहीं करें कि भाई चलो यहाँ पर हम लेते हैं 0, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं I लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज, तो देखने को आपको ये मिलेगा ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है इनका रिलेशन क्या क्या इसमें शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे Im VM
आई एंड वी। तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, पाई, 2 पाई, नेक्स्ट में 3 पाई, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चेंज अपना डायरेक्शन कर रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई चलो ठीक है, हमने सपोज किया कि यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज किए, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी धारा यहाँ पे चेंज हो गया। तो प्रश्न ये बनता है कि भाई यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख चलते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख चलते हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो एज वेल वी नो दैट करंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पीछे प्रूव किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग वोल्टेज भी हो जाता है। तो I = I0 sin ओमेगा t है, बट आपको यहाँ पे ये समझना रहेगा, यदि यहाँ पर v लिखते हैं तो V0 sin ओमेगा t, कंफर्म। तो आपको ये देखना है कि चलिए इतना समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो भी वोल्टेज होंगे, करंट होंगे, उनका जो रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर 10 यदि हम यूज करते हैं, इफ यूजिंग ओम्स लॉ यूज करेंगे, फिर क्या होगा, ओम्स लॉ ही क्यों यूज करेंगे, तो जहाँ पर रिलेशन वोल्टेज आएगा तो भाई वोल्टेज वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो वोल्टेज इक्वल टू आप ये जान जाओगे, भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट होता है, ये करंट वोल्टेज आपका ये वोल्टेज होता है। तो वहाँ का रिलेशन क्या आता है भाई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I × R आ जाता है ना। तो इसी चीज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे आप पुट करेंगे, पुटिंग ऑन V = I R = V0 sin ओमेगा t, राइट। और R से डिवाइड कर देते हैं, I = V0 upon R is the sin ओमेगा t, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि I = V0 upon R sin ओमेगा t हुआ, तो क्या फिर ओम्स लॉ में यदि हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो करंट की वैल्यू में यहाँ पर देखा जाए बाय ओम्स में V = I × R हो गया, ठीक है। यहाँ पे V0/R है, इसको V0 लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो V0/R, तो यहाँ पे क्या I हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा तो रेट में से V0 लगा देंगे, V0 या वो आउटपुट जो भी आप लिखना चाह सकते हैं। आपको कहीं कहीं m भी मिलता है, m उससे मीन का सेंस होता है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 2 I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये था ना हमारा, ठीक। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चलिए हमने ये जान गया कि I = I0 sin ओमेगा t हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि AC अल्टर यहाँ पे AC वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ये देखने मिल जा रहा है कि ये इतना है। तो क्वेश्चन आपका फिर ये होता है भाई, चलो यहाँ पे समझ गए कि भाई वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन आ गया। तो फिर आपका ये समझ में आ गया ये पावर, यहाँ पे बात होगा, यदि इसमें देखा जाए पावर की कितनी होगी, तो यू नो पावर इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो क्या था, I² × रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना जान गया। तो बट इसमें जैसे हीट का हिट्स लॉ, आप जूल्स लॉ इसमें अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखने मिलेगा कि यार पावर है और पावर इक्वल टू I² R होगा। तो जो इसके एंगल हैं वह एंगल sin ओमेगा t का जो फेज है, इस फेज पर इसका रिलेशन क्या देखने मिलेगा, यदि पावर इक्वल टू I0² R विद द हम प्रोडक्ट लेते हैं sin
ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी विद द स्क्वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका जो फेज है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फेज है क्या कहता है, हिट्स लॉ में जूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इतना ऐसे लिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, बट कंडीशन इक्वेशन नंबर 3, वी नो दैट साइन का ऐसा फॉर्मूला यानी cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें 3 फॉर्मूला होता है कि ऐसा क्या लिखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखें, हम कुछ फॉर्मूला के सेंस में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हाफ भी हो जाता है, तो यू नो वेरिएबल cos, यदि cos 2a को फॉर्मूला जानते हो जिसमें साइन आता हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा, तो डेट मींस यहाँ पर क्या होना चाहिए, cos 2 ओमेगा t विद द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो क्या आपका रिलेशन आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहीं से आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 1 इधर आ गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, वाई निकालता लेस देन, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल जाएगा, ये देखने मिल जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो इसे डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज द हाफ, ठीक है। तो इस पावर में जो हमारा i इक्वल टू आई जो साइन ओमेगा टी चल रहा था, वेयर में से अप्लाई द जूल्स लॉ में यहाँ पे एंगल हमारा आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 पर, तो यहाँ पे 3rd पर, तो क्या देखने मिल जाएगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर आर विद द हाफ, और आपको आगे लिख दीजिए तो 1/2 आई स्क्वायर आर, यानी यहाँ से हम पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब पावर फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम और भी आगे इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंडीशन बन जाता है आई एम वी एम आप लिखता V0 I0 का जो रिलेशन आता है यहाँ पर क्या देखने मिल जाता है कि भाई यहाँ पर ये दोनों फेज जो है इस फेज पर आपके यहाँ तक का और यहाँ तक का चेंजिंग होगा, ठीक है, I और V का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में हम अल्टरनेटिव करंट के रीजन से देख चलते हैं, तो जो भी हमारा पावर होता है वो पावर हमारा हाफ विद द करंट का स्क्वायर रूट हो जाता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का हिलाना मत। वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द व्हाट इज द योर अल्टरनेटिव करंट। Alternative current, how to define what is the alternative current? Alternative current, that means those type of the current which is the continuous the change in the direction is called that alternative current. This is in your board examination very most important this chapter, and in your examination 5 marks 6 mark carry। देखिए alternative current, that means प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिव करंट इन शॉर्ट AC। अल्टरनेटिव करंट होता क्या है? मैंने ये बताया कि सपोज कीजिए एक कोई पॉइंट से जिसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यू चेंज हो रहा हो, लगातार क्या बदल रहा हो, जिसका डायरेक्शन एक निश्चित डिस्टेंस पे लगातार चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो जब चेंज होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट रिलीज होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, और वही इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एट अल्टरनेटिव करंट।
जैसे आप अपना उंगली बार बार जो है घुमाइए, आप निकाल लीजिए तो देखिएगा वो जितनी स्पीड से चल रहा होता है कुछ समय तक चलता है। यदि सपोज करो बुकेट है, बुकेट में आप पानी रखे हो, पानी रखे उंगली ऐसे लगा दीजिए, कई बार चलेगा, हटा लीजिए तो देखिए वो चलता ही रहेगा। डेट मीन्स उसी टाइप का जो है आपका अल्टरनेटिव करंट है। किसी एक पॉइंट से आप लेकर चलते हैं तो अपना एक जो है निश्चित श्योर डायरेक्शन के बाद वो अपना चेंज करता रहता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो इसका है अल्टरनेटिव करंट। और जब अल्टरनेटिव करंट की यहाँ पे बात की जाती है तो समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, सपोज करो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा और भी इस तरह समझा जाए, इफ हियर वी टेकिंग दिस टाइप ऑफ द आर्मेचर and this type create the angle। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। जैसे जो घड़ी का है, जो घड़ी का वह सुई रहता है, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आता है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, घटक बोलते हैं हिंदी में, कंपोनेंट। कैसे, हाउ, ये कैसे आप निकाल लेते हो? सपोज करो कॉस थीटा इक्वल टू निकालते हो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ हाइपोटेनस का सेंस क्या होता है आपका, यहाँ पर बी होता है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर हम बी रख रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो बी कॉस थीटा इक्वल टू बी हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, डी फार यहाँ पर बेस का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेंस यहाँ बताया जा रहा है कि हम ये सपोज करते हैं कि यदि एक जो है फिक्स पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है और एरिया का गुणा मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। व्हाट दिस एंड व्हाट इज द एरिया इज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एट मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज magnetic flux is suppose phi e। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे यहाँ पे है ना, ये मूव हो रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज द फाई ई, देन फाई ई इक्वल टू कंपोनेंट विथ एरिया। यही बताया गया कि इसका जो मूव वाला सेंस तरीका है, ये बराबर ऐसे मूव कर रहा है, ये इधर से ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक जो कंपोनेंट हैं और एरिया इसका प्रोडक्ट जो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दैट मीन्स फाई ई एंड व्हाट इज द कंपोनेंट, कंपोनेंट इज द बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इंटू ए। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो फाई ई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का अल्टरनेटिव करंट पे, बी ए कॉस थीटा। इसका 3 कंडीशन हो जाते हैं। कौन कौन से 3 कंडीशन, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये 3 कंडीशन पे अपने ये जो है फेस चेंज कर लेते हैं कि भाई 0 जब रहेगा तो ओनली बी हो जाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू आप लोग पढ़ोगे क्लास 10th में, का 0 की वैल्यू 1 होता है। तब जब 1 यहाँ पर रखोगे तो मल्टीप्लाई करो तो बी ए बचेगा, और 90 का होता है 0, जब यहाँ पुट करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और 180 करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 180 होता है -1, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 3 इसकी कंडीशन निकल के आ जाता है। फिर यहाँ से ये बताया जाता है कि सपोज, चलिए ठीक है, यहाँ तो हम लोग जाना कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो आपको समझना यहाँ पे ये है कि बताया गया दोज टाइप ऑफ द करंट विच इज द चेंजिंग कंटिन्यू चेंजिंग द डायरेक्शन एंड विच इज द रिसीव दैट करंट इज कॉल्ड दैट अल्टरनेटिव करंट। जब अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, बट यही कंडीशन है कि E इक्वल टू डी फाई ई अपान डी टी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डी
वेलकम बैक। आज हम लोग का रिपीटेशन में चल रहा है अल्टरनेटिव करंट। अबाउट ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में हम ये देखेंगे मीन ऑफ द अल्टरनेटिव करंट, दैट इज, आपने यदि पिछला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग है दिमाग लगा के यहाँ पे पढ़िएगा। मीन ऑफ अल्टरनेटिव करंट, दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का माध्य। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग बहुत सिंपल सा, दो कंडीशन फिगर के अकॉर्डिंग भी आप समझ जाएंगे। मैं ये ड्रा करता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ऐसे यहाँ पर ये देखने मिलेगा कि ये हमारा, ये देखा जाएगा कि वोल्टेज को लेकर चलते हैं और यहीं से इफ करंट, एक वोल्टेज एक करंट को लेकर चला, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये करंट है, ये वोल्टेज की इधर है ना, एंड दिस ये वोल्टेज और यहाँ से करंट लेते हैं, ये क्या है, इस लाइनिंग से इधर है, तो देयर मीन्स V इज द वोल्टेज एंड I इज करंट, VM एंड IM। सो ये आपका है वोल्टेज के लिए हो जाएगा, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर फिर ऐसे नेक्स्ट आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा करंट के लिए। तो इसमें लैंग्वेज समझिएगा, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। वोल्टेज जो है, वोल्टेज जब हाईली होगा, हायर तक जाएगा, हायर तक, यानी ये 0 से यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 90 से, जैसे 0 से 90, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, इसी कंडीशन में करंट भी हमारा हायर हो जाएगा। वोल्टेज है, करंट है, यानी ये जो है अभी डाउन की बात नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है इधर ही है ना, तो ये हाईली तक बता रहा है। तो ये जब करंट भी हायर रहे और वोल्टेज भी हायर रहे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग, लीडिंग का सेंस होता है अग्रगामी, अग्रगामी, अग्रगामी इन हिंदी वर्ड, गामी। और इसमें क्या दिख रहे हैं, ये वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट की बातें की जा रही हैं। तो इस कंडीशन में वोल्टेज आपका हायर होगा, तो ये जो है डाउन से पहले का है ना, ये डाउन के, देखिए हाई डाउन और डाउन के बाद है ना, ये डाउन से पहले एंड दिस इज द डाउन के बाद। तो ये जो वोल्टेज होगा हायर और यहाँ पे जो करंट होगा ये डाउन के बाद होगा हायर, तो इसको हम बोलते हैं लगिंग, अग्रगामी और पश्चगामी, सात वर्डों में। यानी वोल्टेज भी हायर है और करंट भी हायर है, तो ऐसे कंडीशन में लीडिंग होगा, और यहाँ पे हायर वोल्टेज है और यहाँ पे जो डाउन के बाद जो हायर होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये लगिंग कहेंगे। कंफर्म? ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं मीन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। मीन ऑफ अल्टरनेटिव करंट का क्या इक्वेशन होगा, यहाँ पे ये समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये होता है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन समझते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ये पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो इसकी जो टाइमिंग है यहाँ तक का हाफ 0 टू यहाँ पर t/2 और यहाँ से मतलब आधा है, टाइम पीरियड इज द हाफ, और यहाँ तक आधा है, तो आधा बताइए मिलकर कितना होगा। सिंपल सा t/2 और t/2 मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगाइए, है जो इक्वल है तो ऊपर वाला क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे ना, कट जाएगा,
बेसिक चीज़ों में पढ़े हैं 1/2 1/2, तो टी आ जाएगा। तो यहाँ तक t/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोली आपका t। t इज द टाइम पीरियड, t इज द टाइम पीरियड। और t इक्वल टू जो फॉर्मूला आपका यहाँ से आ जाता है t इक्वल टू 2π/ω। ये आपको लर्न होना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे इस तरह से आते रहते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका 2π/ω टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इंग्लिश वर्ड टाइम पीरियड और हिंदी आवर्त काल, आवर्त काल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मीन ऑफ अल्टरनेटिव क्रम प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य होगा इसका लिमिट चलेगा यहाँ पर IM इज द होल ऑफ इंटीग्रल। कितना डाउन हुआ, कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ, अप हुआ, तो यहाँ पर ये 0 है, 0, और यहाँ तक का क्या है आपका t/2, राइट, t/2। और इसी का एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी लिख देते हैं t/2, ये पीछे बताया गया 1/t/2। और इसी का वैल्यू यहाँ पे चाहे IM पे कहिए तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा I/dt। तो इसकी वैल्यू रखिए 0 to t की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ये होता है बैक में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t की जगह 2π/ω आए, देखिए अभी /2 है ना, /2 लिख दिए, तो दिस कैंसिल 1/, यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कीजिए 2π/2 और यहाँ पे ओमेगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 से 2, तो बच क्या रहा I, और I की वैल्यू क्या होता है यहाँ पे I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। कैन यू पुट हियर, ये चीज़ें इसी की इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसके जगह पुट कर देते हैं, तो I के जगह अब ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा t dt, राइट। ये कितने अपान है दिख रहा है ना साहब, 1/π एंड ओमेगा, 3 अपान है, 1 अपान 2 अपान 3 अपान, तो तीसरा अपान ऊपर चला जाता है बेसिक में। तो ये देखिए ओमेगा ऊपर आ गया, तो ओमेगा अपान पाई एंड 0 to ये भी कट गया, तो पाई अपान ओमेगा, और यहाँ पे I कांस्टेंट हो गया, I0 कांस्टेंट है, तो क्या आपका आया साइन ओमेगा t एंड dt। मैथमेटिक्स तुम्हारा पढ़ा हुआ यह चीज़ आ गया। क्या होता है इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम माइनस कास थीटा लिखेंगे। ठीक है, थीटा लिखेंगे, यहाँ थीटा तो थीटा, यहाँ कुछ समझिए तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड किए हैं, यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे कोई मीन होता है, कोई मतलब होता है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे है, यहाँ पे 1 था तो 1 से यहाँ डिवाइड करने पे कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे साइन है तो कास लिखे हैं, यहाँ पे साइन ओमेगा है तो क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ओमेगा आई अपान द पाई, इसको लिखेंगे माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, दिस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस हमने यहाँ पे आगे लिख दिया, यहाँ थीटा तो थीटा लिखा हूँ, इसके यहाँ क्या है आपका ओमेगा टी है, ओमेगा टी लिखा, IC से एक बार डिवाइड कर दिया चैन रूल लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या था 0 और क्या था पाई/ओमेगा, ओमेगा इज द नेम ऑफ ओमेगा। तो है देखिए यहाँ पे इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बाहर लेके भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा, या अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे ऐसे देखिए ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो बच क्या रहा आपका माइनस I0 अपान पाई आ गया, एंड दिस इज कास ओमेगा टी ऑफ 0 to पाई/ओमेगा। ये मैथ का रूल होता है, पहले अपर लिमिट यहाँ पर अप्लाई करते हैं टी के जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये चीज़ें यहाँ पे पहले अप्लाई कर दीजिए, फिर इसके बाद ये अप्लाई कीजिएगा -7, लिखेंगे यहाँ पे माइनस पाई माइनस I0 अपान पाई, आई हो जाएगा कास ओमेगा, टी के जगह रखिए पाई/ओमेगा, पाई/ओमेगा, एंड दिस इज अब माइनस लगाइए, देखिए माइनस, अब ये हो जाएगा कास ओमेगा ऑफ द 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस I अपान पाई, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कास पाई की वैल्यू जो होता है आपका -1 होता है,
और यहाँ पे काश 0 की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। ये आप लोग बैक के क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बताइए ये पाई हुआ, काश पाई का डायरेक्ट लिख दें -1 एंड दिस इज, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 का, 0 की वैल्यू कितना हो गया हमारा 1, तो -1 रुपीज़ और -1 रुपीज़ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इस -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2i0/पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू होता है 3.14, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7। तो देखिए ये जब चाहिए रखिए तो इसका यहाँ पे तीसरा अपान फिर हो जाएगा, आई माइनस प्लस हो चुका है, तो 7 2 जा 14, मतलब 7 दूना 14, और यहाँ पे क्या बचा फिर 22 और i0 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कट करिए तो पॉइंट में लीजिए तो 140 हो जाएगा। अब 22 छक्के, ठीक है, 22 छक्के कितना हो जाएगा, यानी उसको डिवाइड करके देखिए तो 0.0637i, यही इसका वैल्यू होता है, इसका रिलेशन होता है मीन के लिए, MEN, यानी 0.0637 ऑफ द आई, यही भी आपका आ गया ना, तो आपके 4 नंबर आपके हाथ में है। दिमाग लगाना है, लीडिंग लॉगिंग से ये फार्मूला एकदम मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए आ जाएगा, घबराना नहीं है। इसको स्टेप वाइज में भी चाहो तब दिमाग लगा कर लो, यार ये साइन होता है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस के बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे वैल्यूएशन सब याद कर लीजिए, -π1 थीटा और 0 का 1 हो जाएगा तो -2 और 14/2 आप लिख ऐसे सिंपल से भी डिवाइड करेंगे तब भी इतना आ जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी इजी मैथमेटिक्स, आप सॉल्व कर रहे हो तो देर मीन्स बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ एनी वन क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।